أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيम। टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिक्स्थ सेमेस्टर फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 में बी है एंटीबैक्टीरियल्स या वी कैन से इट के एंटीबायोटिक्स। अब कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें उसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कॉजेटिव एजेंट है, उसके बारे में थोड़ी सी हेलो हाय होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं एंटीबायोटिक्स। अब बेसिकली एंटीबायोटिक्स किसके अगेंस्ट हैं? बैक्टीरिया के अगेंस्ट। बैक्टीरिया क्या है? ये एक हमारे पास ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि पैथोजेनिक भी हो सकता है, बेनिफिशियल भी हो सकता है। पैथोजेनिक कब है? जब वो हार्मफुल है, डिजीज कॉज करवा रहा है। वही बैक्टीरिया बेनिफिशियल भी हो सकता है, जैसे वो हमारे नॉर्मल फ्लोरा में प्रेजेंट है, हमारे गट में, जीआईटी में। वो हमारे पास क्या कर रहा है? होम्योस्टेसिस मेंटेन कर रहा है। वहां पे हमारे पास इसी बैक्टीरिया का बेनिफिशियल काम है, लेकिन यही बैक्टीरिया पैथोजेनिक भी हो सकते हैं। बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। जो ग्राम पॉजिटिव होता है उसमें थिक सेल वॉल होती है, ये हम देख सकते हैं, सेल वॉल थिक है। अब जब सेल वॉल थिक है तो इसको कोई भी एक्स्ट्रा लेयर रिक्वायर्ड नहीं होती प्रोटेक्शन के लिए। टेकोइक एसिड प्रेजेंट होता है ग्राम पॉजिटिव में, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल स्टेन रिटेन करते हैं। ऑपोजिटली साइड पे अगर हम ग्राम नेगेटिव साइड की बात करें, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, उनकी सेल वॉल थिन होती है। अब जब उनकी सेल वॉल थिन है तो उनको कोई एक्स्ट्रा लेयर चाहिए जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। उस एक्स्ट्रा लेयर को हम सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं। अदर देन सेल वॉल, उनके पास सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के बाहर भी होती है और एक सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल की इनर साइड पे भी होती है। इनमें टेकोइक एसिड एब्सेंट होता है और ये पिंक स्टेन दे रहे होते हैं। वो इन्फेक्शंस जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया करते हैं उनमें एक तो न्यूमोकोकल इन्फेक्शंस आ जाती हैं, फेरिंजाइटिस है, मेनिंजाइटिस है, सेलुलाइटिस है। जहां पे भी ITIS का वर्ड आ जाएगा इसका मतलब उस पार्ट की इन्फ्लेमेशन है। फेरिंजाइटिस का क्या मतलब हुआ? फेरिंजिस की इन्फ्लेमेशन है, आपके फेरेंक्स की इन्फ्लेमेशन है, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस हैं। मेनिंजाइटिस में आपके मेनिंजिस की इन्फ्लेमेशन है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस हो सकती हैं, नमूनिया हो सकता है, मर्सा। मर्सा बेसिकली मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस की इन्फेक्शंस हैं। ये फर्दर हम मेथिसिलिन देखेंगे, पेनिसिलिन क्लास ड्रग है, ये पेनिसिलिन के अंदर डिस्कस होंगी। ग्राम नेगेटिव की इन्फेक्शंस में हमारे पास सिस्टेमिक इन्फेक्शंस आ जाती हैं। एच पाइलोराई की इन्फेक्शन जिसमें फूड पॉइजनिंग है, अल्सर्स हो सकते हैं, गेस्ट्राइटिस है, सेप्टिक शॉक है, सूडोमोनास एरिजिनोसा की अपर एंड लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस हैं, ई कोलाई की इन्फेक्शंस हैं। अब दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक होते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग्स हो सकती हैं, ड्रग्स दो तरह की हो सकती हैं, स्टेटिक भी हो सकती हैं और बैक्टीरियसिडल भी हो सकती हैं। बैक्टीरियोस्टेटिक कौन सी ड्रग्स होंगी? जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करेंगी लेकिन बैक्टीरिया को मार नहीं सकती। बैक्टीरियसिडल ड्रग्स कौन सी हैं? जो बैक्टीरिया को किल करेंगी। अब एक टर्म यूज होती है CFU, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स। ये बेसिकली हमारे पास वो यूनिट्स हैं, ये बेसिकली हमें पता है कि बैक्टीरिया की कोई भी डिजीज होने के लिए इतनी पॉपुलेशन बैक्टीरिया की रिक्वायर है ताकि वो डिजीज हो सके। उस स्पेसिफिक पॉपुलेशन को, उतनी कैपेसिटी को, उसको हम क्या कहते हैं? कॉलोनी। बैक्टीरिया की कॉलोनी है, उतनी कॉलोनी होगी तो बैक्टीरिया डिजीज कॉज कर सकेगा, वरना वो कॉज नहीं कर सकेगा। एंटीबायोटिक्स की क्लासिफिकेशन तीन तरह से हो सकती है, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे, उनके मोड ऑफ एक्शन पे, उनके स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी के ऊपर। एक टर्म है लेटेंसी पीरियड, ये बेसिकली सिम्पटम फ्री पीरियड होता है। ये वो टाइम पीरियड है जब बैक्टीरिया बॉडी में एंटर तो कर चुका है लेकिन वो भी डिजीज कॉज नहीं कर रहा, वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है डिजीज कॉज करवाने के लिए। एंटीबायोसिस दो वर्ड से मिलके बना है। एंटी का क्या मतलब है? स्टॉप,
या अगेंस्ट, बायोसिस मीन्स लाइफ, लाइफ के अगेंस्ट। ये ऐसी हमारे पास एजेंट्स हैं, ऐसे केमिकल्स हैं जो माइक्रोब से आते हैं और माइक्रोब की ही लाइफ के अगेंस्ट इनको हम यूटिलाइज कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन हमने कहा 3 बेसिस पे है, मैकेनिज्म पे, मोड पे, स्पेक्ट्रम पे। सबसे पहले हम मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म में फर्दर हम 5 तरह से उसको क्लासिफाई करते हैं। पहले सबसे वो एजेंट्स आ जाते हैं जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं। इसमें सारी बीटा लैक्टम ड्रग्स आ जाती हैं, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, बेसिट्रासिन, वेनकोमाइसिन, कार्बापेनम्स, मोनोबेक्टम्स, जिनमें बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है। ये ड्रग्स करती क्या है, ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम होता है, उस एंजाइम के साथ जाकर इंटरेक्ट कर जाती हैं। ये एंजाइम बेसिकली क्यों रिक्वायर्ड था, बैक्टीरिया के सेल वॉल में क्रॉस लिंकेजेस होती हैं, उसके लिए ये एंजाइम रिक्वायर्ड था सेल वॉल सिंथेसिस में। अब जब इस एंजाइम को इन ड्रग्स ने इंटरेक्ट किया, इनहिबिट कर दिया, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस नहीं बन सकेगी, क्रॉस लिंकेजेस नहीं बनेंगे। बैक्टीरिया के अंदर अगर वाटर एंटर होता है वो एंटर होगा और बैक्टीरिया को बर्स्ट कर देगा, क्योंकि उसके पास तो सेल वॉल ही नहीं बनी है उसकी प्रोटेक्शन करे जो। ये बीटा लैक्टम रिंग का स्ट्रक्चर है हमारे पास, पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है बेसिकली, और ये जो ब्लैक वाली रिंग है ये बीटा लैक्टम रिंग है। ये रिंग बेसिकली सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिट कर रही है। अब रेजिस्टेंस कैसे होगा, इन्हीं ड्रग्स के अगेंस्ट जब रेजिस्टेंस होना होता है तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, बीटा लैक्टमेज एंजाइम बनाने लग जाते हैं। ये वो एंजाइम है जो बीटा लैक्टम रिंग को टारगेट करेगा। अब हमें बाज औकात फॉर एग्जांपल हम ऑगमेंटन की बात करें, ऑगमेंटन में 2 ड्रग्स हैं, अमोक्सिसिलिन, क्लेवुलेनिक एसिड। अमोक्सिसिलिन बीटा लैक्टम हो गई, बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस डेवलप करना है, उन्होंने क्या किया जी, बीटा लैक्टमेज एंजाइम बनाया, उन्होंने अमोक्सिसिलिन की बीटा लैक्टम रिंग को डिग्रेड करके ड्रग को खत्म कर देना है। अब हमें उस बीटा लैक्टमेज एंजाइम का इनहिबिटर चाहिए ताकि बीटा लैक्टमेज एंजाइम बीटा लैक्टम रिंग को डिग्रेड ना कर सके, तो वो हमारे पास कौन सा है, क्लेवुलेनिक एसिड। ये बीटा लैक्टमेज एंजाइम का इनहिबिटर है ताकि बीटा लैक्टम रिंग की डिग्रेडेशन ना हो सके। सेकेंड हमारे पास आ जाती है इनहिबिशन ऑफ फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। इनमें हमारे पास पॉलीमिक्सिन्स आ जाती हैं। फिर हमारे पास है इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इसमें 5 ड्रग्स हैं। इसको एमसी कैट से आप लोग मेमोराइज कर सकते हैं। मैक्रोलाइड्स, क्लिंडामाइसिन, क्लोरमफेनिकोल, एमाइनोग्लाइकोसाइड्स, टेट्रासाइक्लिन्स। इनमें अब जो एमाइनोग्लाइकोसाइड्स और टेट्रासाइक्लिन्स होंगे, कैट का ए एंड टी, ये जाके 30s राइबोसोमल सब यूनिट पे बाइंड करते हैं, बाकी तीनों 50s राइबोसोमल सब यूनिट पे बाइंड कर रहे होते हैं। फिर आ जाते हैं इनहिबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, इसमें 2 ड्रग्स की कैटेगरीज हैं, क्विनोलोन्स आ जाते हैं, रिफेम्पिन आ जाती है। फॉलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स में सल्फोनामाइड्स आ जाते हैं और ट्राइमेथोप्रिम आ जाती है। अब ये बेसिकली स्ट्रक्चर है एक बैक्टीरिया का बनाया हुआ है, ये उसकी सेल वॉल है, सेल वॉल पे बीटा लैक्टम वाली सारी ड्रग्स थी, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापेनम्स, मोनोबेक्टम्स, बेसिट्रासिन, वेनकोमाइसिन। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन पे पॉलीमिक्सिन्स थे। प्रोटीन सिंथेसिस पे 50s राइबोसोमल सब यूनिट और 30s, 2 होते हैं हमारे पास राइबोसोम के सब यूनिट्स। 50s पे मैक्रोलाइड्स, क्लिंडामाइसिन, क्लोरमफेनिकोल और लाइनजोलिड। 30s पे टेट्रासाइक्लिन्स और एमाइनोग्लाइकोसाइड्स। डीएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस पे, जिसको हमने न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस कहा, वहां पे हमारे पास डीएनए गायरेज पे क्विनोलोन्स काम करते हैं और आरएनए पॉलीमरेज पे रिफेम्पिन करती है। ये बेसिकली ये पाथवे है फोलेट सिंथेसिस का, फॉलिक एसिड सिंथेसिस का। पाबा से डीएचएफए बनता है, डीएचएफए से टीएचएफए बनता है। फर्स्ट स्टेप पे सल्फोनामाइड्स, सेकंड स्टेप पे ट्राइमेथोप्रिन काम कर रहे होते हैं। अब जो सेकंड हमारे पास क्लासिफिकेशन थी वो थी स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी पे। ड्रग्स 2 तरह की हो सकती हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम कौन सी होंगी, जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों पे काम कर रही हैं, जो एक से ज्यादा सब टाइप पे काम कर रही हैं, फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन्स। नैरो स्पेक्ट्रम जो किसी एक बैक्टीरिया की टाइप को टारगेट करेंगी, उनको नैरो स्पेक्ट्रम कहेंगे। इसके लिए ये टेबल बना लेंगे हम। सबसे पहले 5 कॉलम्स हैं, माइकोबैक्टीरियम, ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, क्लेमिडियाज और रिकेट्सियाज।
जितने अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं, टोब्रामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन वगैरह, वो माइकोबैक्टीरियम और ग्राम नेगेटिव दोनों के अगेंस्ट काम करते हैं। आइसोनायाजिड सिर्फ माइकोबैक्टीरियम के अगेंस्ट काम करती है। पॉलीमिक्सिन जो सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन इनहिबिटर्स थे, वो ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट काम करते हैं। ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव पे सल्फोनामाइड्स और सिफेलोस्पोरिन्स हैं। पेनिसिलिन्स सेंट्रल तीनों पे काम कर रहे हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और क्लैमिडियाज पे। टेट्रासाइक्लिन्स माइकोबैक्टीरियम को छोड़ के बाकी चारों के अगेंस्ट इफेक्टिव होती हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन मोड ऑफ एक्शन। अब इसमें दो तरह की ड्रग्स हमने कहा था हो सकती हैं, बैक्टीरियोस्टेटिक भी, बैक्टीरियसिडल भी। बैक्टीरियोस्टेटिक कौन सी थी? जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर रही थी। बैक्टीरियसिडल कौन सी थी? जो बैक्टीरिया को किल करेंगी। स्टेटिक में फर्दर 4 ड्रग्स हैं, टेट्रासाइक्लिन्स, लिंकोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, क्लोरमफेनिकोल। बैक्टीरियसिडल ड्रग्स में हमारे पास सिफेलोस्पोरिन्स, पेनिसिलिन्स, इरिथ्रोमाइसिन, एमाइनोग्लाइकोसाइड्स और कोट्राइमेक्सल। कोट्राइमेक्सल बेसिकली कॉम्बिनेशन है दो ड्रग्स का, सल्फोनामाइड्स और ट्राइमेथोप्राइम का। इरिथ्रोसिन अब हमने देखा वो बैक्टीरियसिडल भी है, बैक्टीरियस्टेटिक भी है। अब बेसिकली हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे। इन एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंस किस तरह हो जाता है? आजकल हर बंदा सर्वाइवल की रेस में है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, कंपटीशन है। बैक्टीरिया के लिए भी वही सारे चैलेंजेस हैं। तो बैक्टीरिया अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, म्यूटेशंस उसके अंदर आ जाती हैं। अब इरेशनल यूज हो रहा है एंटीबायोटिक्स का, जिसकी वजह से हमारे पास एक ग्लोबल इशू आजकल का हॉट इशू है। फॉर एग्जांपल हमने पीछे बात की थी कि बीटा लैक्टमेज एंजाइम की सिंथेसिस होने लग जाती है, वो बीटा लैक्टम रिंग को डिग्रेड कर देगा। हमारे अंदर तो एंटीबायोटिक काम करना छोड़ गई। इसीलिए एंटीबायोटिक्स की जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन इनइफेक्टिव होती है तो सेकंड बनाते हैं, सेकंड इनइफेक्टिव हुई थर्ड पे चले गए। इसी तरह हमारे पास सोन सिफेलोस्पोरिन्स में हम जनरेशंस की बात करेंगे, 5 जनरेशंस आ चुकी हैं। अब एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस क्यों हो जाता है? हमारे पास उसका जो थेरेपी होती है उसका 3 to 5 डेज टाइम पीरियड होते हैं। हम क्या करते हैं जी, हम 2 दिन खाई एंटीबायोटिक अपनी मर्जी से, उसके बाद खाना छोड़ दी, बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। अब उस रेजिस्टेंस के मैकेनिज्म्स हैं, 4 मैकेनिज्म्स हैं जिनके थ्रू बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डेवलप करता है। फर्स्ट इज अल्टरेशन ऑफ टारगेट साइट। इसमें आप लोग एग्जांपल इस तरह ले लें जिस तरह हमने लॉक एंड की मॉडल पढ़ा हुआ है मैट्रिक एफएससी के अंदर। एक स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे बाइंड करता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, प्रोडक्ट्स आती हैं। इसी तरह एक एंटीबायोटिक स्पेसिफिक बैक्टीरियल साइट पे जाके बाइंड करती है, उसी को टारगेट करती है। अब उस साइट में अगर चेंजेस आ जाएं तो एंटीबायोटिक तो जाके बाइंड नहीं कर सकेगी, तो बैक्टीरिया वो चेंजेस ले आते हैं अपने अंदर। उसकी एक्टिव साइट जो टारगेट साइट थी एंटीबायोटिक की, उसमें अल्टरेशंस आ जाती हैं, तो ड्रग जाके बाइंड नहीं कर सकेगी। इसकी एग्जांपल में मर्सा की इन्फेक्शंस है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस। सेकेंड इज एंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन। जिस तरह हमने पीछे बात की कि बीटा लैक्टमेज रिंग बना ली, बैक्टीरिया ने बीटा लैक्टमेज एंजाइम सिंथेसाइज कर लिया बीटा लैक्टम रिंग को डिग्रेड करने के लिए। अब ये कहाँ पे हमारे पास होगा ये मैकेनिज्म? जितनी भी ड्रग्स जिनमें बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट था, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन्स, कार्बावेनम्स, मोनोबैक्टम्स, और हमारे पास बेसिट्रासिन थी, वेनकोमाइसिन थी, जिनमें बीटा लैक्टम रिंग था, तो वहां पे बीटा लैक्टमेज एंजाइम ने क्या किया? उस रिंग को डिग्रेड कर दिया, बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डेवलप कर गया। थर्ड वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स। इसमें बेसिकली क्या होता है कि बैक्टीरिया इफ्लक्स पंप्स बना लेगा। वो इफ्लक्स पंप्स क्या करेंगे? जितने न्यूट्रिएंट्स हैं, जितनी ड्रग बैक्टीरिया के अंदर गई थी, कोई एंटीबायोटिक अंदर गई थी, जितनी भी थी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, उन सारों को पंप करने लग जाएगा आउट ऑफ द बैक्टीरियल सेल। ये फ्लक्स पंप्स क्या करते हैं? एंटीबायोटिक को बैक्टीरिया से एक्टिवली पंप करने लग जाते हैं बाहर। जब वो बाहर पंप होएगी तो अंदर तो उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज कर गई। जब अंदर कंसंट्रेशन ही नहीं उतनी अच्छी हुई तो क्या होएगा? रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। लास्ट जो मैकेनिज्म है हमारे पास वो है डिक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास बैक्टीरिया की सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में पोरिंस होती हैं। ये पोरिंस बेसिकली पाथवे प्रोवाइड करती हैं न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट के लिए। इसी पोरिंस के थ्रू एंटीबायोटिक अंदर जाती थी। अब उस पोरिंस में क्या हुआ? अल्टरेशंस आ गई, तो एंटीबायोटिक की अमाउंट जितनी रिक्वायर्ड थी, इफेक्टिव जो थी हमारे पास
थेरेपी के लिए वो अचीव नहीं हो सकेगी उसकी अमाउंट। तो जब वो अचीव नहीं हो सकेगी उतनी, तो क्या आएगा, रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, वो एंटीबायोटिक तो काम नहीं करेगी। तो परमेबिलिटी सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन की डिक्रीज हो गई, पोरिन में अल्टरेशंस आ गई। देन लास्ट में हम जो बात करने जा रहे हैं वो है कि इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए कॉम्बिनेशंस बना लिए जाते हैं। अब वो कॉम्बिनेशंस तीन तरह की हैं, एडिटिव हो सकते हैं, साइनर्जेस्टिक हो सकते हैं, एंटागनिस्टिक हो सकते हैं। एडिटिव सिंपल, 1+1 = 2, या हम कह सकते हैं 2+2 = 4। मतलब ये कि कोई दो ड्रग्स को कॉम्बिनेशन में देंगे, उन दोनों से जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो किसके इक्वल होगा, अगर उन ड्रग्स को इंडिविजुअल भी देना तो वही इफेक्ट आएगा। तो एक्टिविटी ऑफ टू ड्रग्स इन कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंडिविजुअल एंटीबायोटिक्स। ये हो गया एडिटिव इफेक्ट। नेक्स्ट इज साइनर्जिस्टिक इफेक्ट। साइनर्जिस्टिक का क्या मतलब है, हमने दो ड्रग्स को कॉम्बिनेशन में दिया, लेकिन उनसे जो इफेक्ट आना था उन दोनों को ऐड करने से वो उससे ज्यादा इफेक्ट आ रहा है, ग्रेटर इफेक्ट आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल 2+2 = 4 होता है, लेकिन साइनर्जेस्टिक में 2+2 = 6 आ रहा है, 2+2 = 5 आ रहा है, इफेक्ट 4 नहीं आ रहा, वो उससे ज्यादा आ रहा है। इसकी एग्जाम्पल में है पेनिसिलिन के साथ जब भी अमाइनोग्लाइकोसाइड्स देते हैं तो वो साइनर्जेस्टिक काम करते हैं। सल्फोनामाइड्स के साथ ट्राइमेथोप्रिन का कॉम्बिनेशन, ये भी साइनर्जेस्टिक की एग्जाम्पल है। लास्ट है एंटेगनिस्टिक इफेक्ट। एंटेगनिस्ट किसे कहते हैं, जब दो ड्रग्स को कॉम्बिनेशन में दिया, उनसे जो इफेक्ट आ रहा है वो लेस देन द एक्सपेक्टेड आ रहा है। हमने सोचा था 2+2 = 4 होता है, लेकिन इफेक्ट 2+2 = 2 आ रहा है, 2+2 = 3 आ रहा है, इफेक्ट जितना एक्सपेक्टेड था उतना नहीं आ रहा, उससे कम आ रहा है। इसकी एग्जाम्पल में है पेनिसिलिन जी प्लस टेट्रासाइक्लिन, ये एक दूसरे के एंटेगनिस्ट काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास पेनिसिलिन की क्लास है, तो वो इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट विद कंटिन्यू विद पेनिसिलिन।